Hello everyone, I'm going to discuss the sectorial composition of Indian economy. Here I'm going to discuss the sectors of Indian economy कि जितनी भी हमारी इंडियन इकोनॉमी है कितने सेक्टर्स में डिवाइड होती हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती क्या है बेसिकली, कितने पीपल्स अराउंड अस बेसिकली दे आर एंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ टू अर्न द लाइवलीहुड. सम मे बी प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड वाइल अदर आर मे बी इंक्लूडिंग इन डिलीवरिंग द सर्विसेज. जितने भी लोग होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं ताकि वो अपनी अर्निंग कर सकें, अपनी लाइवलीहुड को कमा सकें. तो जितने भी हमारे कामकाज होते हैं ना, जितने भी हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ दैट इज़ इन्वॉल्व इन दैट विल गिव अस मॉनेटरी बेनिफिट, जो हमें कुछ मॉनेटरी बेनिफिट देती है दैट विच इज़ इंक्लूड इन मनी की टर्म में इंक्लूड होती है. यहाँ पे जितने भी कामकाज होते हैं, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, इनको हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं जिनको हम अपनी इकॉनमी के सेक्टर कहते हैं. मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को आप एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हो. दैट इज़ कॉल्ड, दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड द सेक्टर्स of economy. These are classified on the basis these are classified on the basis of some activities. मतलब नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ क्या है इनकी. सेक्टर्स को हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर जो हमारे मेन सेक्टर होते हैं, जो सब हमारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं. सेकेंडरी जो सेकेंड वन पे आते हैं. टर्शरी सेक्टर, दीज आर द अनदर सेक्टर ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी. फर्स्ट वन वी विल डिस्कस द प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर्स बेसिकली कौन से सेक्टर होते हैं जो हमारे हम कहते हैं ना प्राइमरी, जिसको हम प्राथमिकता देते हैं, लाइक काइंड ऑफ दैट. दीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. वो हमारे सेक्टर जो कि किस चीज़ में कनेक्ट होते हैं, जो एक्सट्रैक्ट करते हैं. जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और समथिंग कुछ हम प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्शन के लिए जो यूज़फुल होती हैं. लाइक हमारा एग्रीकल्चर हो गया. एग्रीकल्चर में हम प्रोडक्शन करते हैं, हम जितनी भी हमारी खेती बाड़ी होती है उसमें हम कुछ ना कुछ चीज़ों को उत्पादित करते हैं. फिशिंग होगी, माइनिंग होगी. ये माइनिंग वगैरह क्या है, ये हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं? ज़मीन से खोदते हैं, जिसे हम खोदते हैं. दैट इज़ अंडर द प्राइमरी सेक्टर में आते हैं. प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होते हैं विच आर इंक्लूड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ आर नेचुरल रिसोर्सेज. जितने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज उनको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या समथिंग कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो हमारे प्राइमरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं. सेकेंड वन इज सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर्स वो सेक्टर होते हैं जो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं. लाइक मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील. आप स्टील को प्रोड्यूस कर रहे हो, स्टील को मैन्युफैक्चर कर रहे हो. दैट इज़ अंडर द सेकेंडरी सेक्टर. थर्ड वन इज टेरिटरी सेक्टर. टेरिटरी सेक्टर या टर्शरी सेक्टर, ये वो सेक्टर होते हैं जो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. अलग अलग सर्विसेज हमारी सोसाइटी को देती हैं. लाइक हमारी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज होगी, एक जगह से दूसरी जगह हम जा रहे हैं, हमें वो हेल्प करते हैं जाने के लिए. हमारी बैंकिंग सर्विसेज होगी, हमें हमारी इंश्योरेंस सर्विसेज होगी. ये क्या है? ये हमें कुछ प्रोडक्ट नहीं दे रहे, हमें कुछ बनाकर नहीं दे रहे, लेकिन ये हमें डिफरेंट काइंड की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिनके ऊपर हम डिपेंड हैं. दैट इज़ अंडर द टेरिटरी सेक्टर. बेसिकली ये तीनों के तीनों सेक्टर हमारी इंडियन इकॉनमी के लिए जुड़े हुए हैं, इंडियन इकॉनमी में जुड़े हुए, कनेक्टेड है. तो ये जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. अगर ये आपस में, ये हमारे मेन सेक्टर हैं जो हमारी इंडियन इकॉनमी की ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल हैं. दीज 3 सेक्टर्स आर मोस्टली डिपेंड ऑन ईच अदर. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टेरिटरी. प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं जो हमारी क्या करते हैं, प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करते हैं. सेकेंडरी सेक्टर हम जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम में आते हैं, लाइक हमारे स्टील के होगी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील आप कर रहे हो. थर्ड वन इज टेरिटरी, जो कि हमारी सर्विसेज में इंक्लूड होते हैं. लाइक हमारी बैंकिंग सर्विसेज होगी, हमारी इंश्योरेंस सर्विसेज होगी, हमारी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इसके अंदर इंक्लूड होगी. नेक्स्ट वन, इन्होंने हमें यहाँ पे ना ग्राफ प्रेजेंट किया है. ग्राफ में इन्होंने ये बताया कि जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारी इंडियन इकॉनमी का है, जीडीपी कितनी जीडीपी ये प्रोवाइड कर रहे हैं. जितने भी हमारे ये तीनों सेक्टर्स हैं ये हमें कितनी जीडीपी प्रोवाइड कर रहे हैं. वेदर हमारा प्राइमरी सेक्टर हमें कितनी जीडीपी प्रोवाइड कर रहा है इन करोड्स एंड इन सेकेंडरी इन टेरिटरी. ये आप चेकआउट करना. 1973 to 2003 तक का इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है. आफ्टर डैट इन्होंने क्लासीफाइड किया कि जितनी भी हमारी इंडियन इकॉनमी है, इसमें जितने भी हम काम कर रहे हैं, इनको क्लासिफिकेशन 3 कैटेगराइज में डिवाइड की हुई है. सबसे पहले उन्होंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. ऑनरशिप के बेस पे क्या मतलब, ऑनरशिप मतलब
ऑनरशिप के बेस पे उन्होंने दो में डिवाइड किया, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर नाम से क्लियर है, जो गवर्नमेंट के अंदर हमारी इंक्लूड होती है ना। तो ओनरशिप जो होती है किसके हाथ में होती है, गवर्नमेंट के हाथ में होती है। हमें पता है कि हम ब्लाइंड चीज़ों पे बिलीव कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जो कि गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, प्राइवेटली हमारी जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने इन चीज़ों को हैंडल अप किया हुआ है। लाइक वी कैन डिस्कस पब्लिक सेक्टर, द गवर्नमेंट ऑन मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज। वो एसेट जहाँ मोस्टली गवर्नमेंट ने एसेट्स खरीदी हुई है और हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। इन शॉर्ट अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, अगर हम रेलवेज़ की बात करें, रेलवेज़ की जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक हम बात करें रेलवे गवर्नमेंट के अंडर है, गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर है कि रेलवे की टिकट कितनी होनी चाहिए। अगर हम जलंधर तो फिरोजपुर जा रहे हैं, जलंधर तो हम लुधियाना जा रहे हैं, तो कितनी टिकट होनी चाहिए, दैट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो वो एसेट्स जो गवर्नमेंट ने खुद खरीदी हुई है और जिसके ऊपर गवर्नमेंट का राइट है और गवर्नमेंट का कंट्रोल है, और हमें जो सर्विसेज मिल रही है वो हमें गवर्नमेंट की तरफ से सर्विसेज मिल रही है, दैट इज़ अंडर द पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट वन इज़ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जहाँ पे ऑनरशिप जो होती है और जो सर्विसेज होती है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है, लाइक जिस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल इतना नहीं होता, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। इन शॉर्ट अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर, जो हमारे प्राइवेटली अर्न होते हैं, जो हमारे प्राइवेटली इंस्टीट्यूट होते हैं, जहाँ पे ऑनरशिप और हमारी जो एसेट्स के सर्विसेज जो होती हैं वो किसके हाथ में होती है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस के हाथ में होती है। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए टाटास की और वोडाफोन की, आप चेकआउट करना। थर्ड वन इन्होंने क्लासीफाई किया एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आई थिंक एक स्लाइड मिस हो गई है एम्प्लॉयमेंट की, नहीं सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सेकंड को इन्होंने कैटेगराइज किया क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जो हमारी है इसको हमने इकोनॉमी के बेस पे क्लासिफाइड किया हुआ है। एक होती है ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, एक होती है अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट होती है जो एक अच्छे वे से किया हुआ है, जहाँ पे आपको पता है कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है ना, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो रेगुलर है और श्योरिटी है आपको वहाँ पे काम करने की, दैट इज़ ऑर्गेनाइज। आपको कुछ वो नहीं है कि हाँ अगर आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे, मतलब आपको इनसिक्योरिटी नहीं वहाँ पे फील होती कि आज आप काम पे आए हो कल आप शायद काम पे ना हो, ऐसा नहीं होगा कितने। वहाँ पीपल हैव ए श्योर्ड वर्क एंड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर, जहाँ पे पता है कि आपको टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपकी रेगुलर, एक अच्छा सेक्टर आपने चूज आउट किया होगा। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो आपको पता है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपकी जॉब सिक्योर है। सेकेंड वन इज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं जहाँ पे एक उन्होंने प्रॉपर पैटर्न नहीं फॉलो किया होता। लाइक अगर हम बात कर रहे हैं स्मॉल जो यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है ना, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड स्टार्टेड विच आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। इट हैज़ लो पे एंड अनसिक्योर जॉब, जहाँ पे आपको पे भी कम मिल रही है और आपकी जॉब भी सिक्योर नहीं है। लाइक हम बात कर रहे हैं वर्कर्स की, मजदूर की। एक हमने प्लॉट था, हमने वहाँ पे किसी को दे दिया कि हमें यहाँ पे घर चाहिए, तब के लिए हमने अपने वर्कर्स को हायर कर लिया। जब तक एक प्रॉपर घर नहीं बना तब तक लिए आपने उन्हें किया हुआ है, लेकिन आपके वहाँ पे जॉब सिक्योर नहीं है, कभी भी आपको वहाँ से निकाल सकते हैं। जहाँ पे उन्होंने यहाँ पे वो बताया हुआ, डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया हुआ है कि किस वे से उन्होंने यहाँ पे काम, कैसे वो काम कर रहे हैं। और जैसे मजदूरी की काइंड होगी ना, जैसे यहाँ पे उन्होंने पिक्चर में डिपिक्ट किया हुआ है आपको, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड स्टार्टेड विच आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, जहाँ पे आपकी जॉब भी अनसिक्योर्ड है और पे भी आपको वहाँ पे लेस मिल रही है। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के उन्होंने टाइप्स बताया। अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट वो होते हैं लोगों को काम नहीं मिल रहा। सेकेंड वन हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगार लोग होते हैं। बेरोजगार लोग कौन होते हैं, अगर हम बात करें कि बंदे विलिंग तो है काम करने के लिए, पर्सन्स विलिंग है, दे आर विलिंग टू वर्क, बट उनको काम मिल नहीं रहा। चाहे वो पढ़े लिखों की कैटेगरी में आ गए, चाहे वो इलिटरेट आ गए, दे आर विलिंग, वो काम करना तो चाहते हैं लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा। इन्होंने यहाँ बताया हुआ है, टाइप्स बताया हुआ है, डेट इज सीजनल, डिस्गाइज्ड, structural, cyclical and frictional. We can discuss this one by one. We were going to discuss this. First one is seasonal unemployment. Seasonal पे जो सीज़न के ऊपर डिपेंड करती है, सीज़न में चेंजेस आ गए तो ठीक है, जब सीज़न में चेंजेस आते हैं आपकी जो एम्प्लॉयमेंट होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम बात कर रहे हैं अभी विंटर सीज़न है, विंटर्स में जैकेट्स इन सब का सीज़न चल रहा है तो ये चीज़ सेल आउट होगी। सेकेंड वन अगर हम बात कर रहे हैं अपनी समर सीज़न की, समर में इन चीज़ों की सेल जो होती है वो कम हो जाती है, जैकेट्स विंटर में जो होती है सेल्स कम हो जाती है। तो इस सीज़न के ऊपर डिपेंड करती है, जैसा जैसा जिसका सीज़न चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपको जॉब मिल रही है। जब वो सीज़न ख़त्म हो गया आपने अपना काम हटा दिया। जैसे सेकेंड वन इज़ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग देन रिक्वायर्ड। ज़्यादा बंदे काम कर रहे हैं लेकिन हमें रिक्वायरमेंट कम है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होगी, हमारे इंस्टीट्यूट में अगर मुझे 4 बंदों की ज़रूरत है तो मैंने 10 बंदे लगाए हुए हैं कि फालतू लोग लगे हुए हैं,
तो जो फालतू लगे हुए हैं उनको हम कहीं दूसरी एक्टिविटीज़ में इंगेज करें ताकि हमारा काम ज़्यादा निकले। मतलब आप उस एक्टिविटीज़ में लगा रहे हो जहाँ पे आपको उन लोगों की कम ज़रूरत है। 4 बंदों की ज़रूरत है लेकिन आपने वहाँ पे 10 बंदे हायर किए हुए हैं, तो आप क्या कर रहे हो वहाँ पे? आपकी जितने भी आपकी रिसोर्सेज है वो मिस यूटिलाइज्ड हो रहे हैं, उनको आप प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। थर्ड वन इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जबकि इकॉनमी जो होती है इनफ जॉब्स नहीं जनरेट कर पाती। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इनफ जितनी रिक्वायरमेंट है हमारे यंगस्टर्स के अकॉर्डिंग, या यंगस्टर बढ़ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जितनी भी हमारी जॉब्स हैं वो हमें नहीं मिल पा रही। दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। Next one is psychological unemployment. The unemployment that is created because of depression in an economy. Psychological unemployment, psychological मतलब fluctuations, जो उतार चढ़ाव आते हैं, fluctuations के कारण unemployment है। कहते हैं हमारी इकॉनमी में जब डिप्रेशन हो जाता है ना, एकदम इकॉनमी डूब जाती है, उसके अकॉर्डिंगली जब हम लोगों को फायर करना शुरू कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो वो उनकी वजह से हमारी सैलरिकल फ्लक्चुएशंस हमारी जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, दैट इज़ कॉल्ड सैलरिकल अनएम्प्लॉयमेंट। कि हमारी इकॉनमी में डिप्रेशन आने की वजह से जो बेरोजगारी आती है, जैसे अगर हम बात करें कोविड के कारण, कोरोना के कारण, ये क्या था, एकदम से डम हो गई हमारी इकॉनमी। तो इनके रिगार्डिंग कई लोग अभी घर पे बैठे हुए हैं, मतलब क्या उनको जॉब्स नहीं मिल पा रही, दैट इज़ अंडर द सैलरिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वन इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। When unemployment happen because of transferring from one job to another, the period between changing a job is called frictional unemployment। मतलब वो जॉब अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे हो ना, तो ट्रांसफ़र होने के दौरान जो बीच का पीरियड होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अगर मैं बात करूँ, मैं एग्जांपल लिखने की, जो बंदा एक जलंधर में जॉब कर रहा है उसको लुधियाना में जॉब मिल गई, लेकिन जॉब का जो पैटर्न है उन्होंने बोला है लुधियाना वालों ने कि आप नेक्स्ट मंथ से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जो विद इन दैट पीरियड वो ट्रांसफ़र तो कर रहा है अपनी जॉब, लेकिन जो गैप उसके बीच में आ जाता है ना कि 1 महीने के लिए, 15 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए वो घर बैठा हुआ है, दैट इज़ अंडर द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके गाइस, ये हमारा टॉपिक था सेक्टरल कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियन इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स से हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू सो मच।